हेलो स्टूडेंट, गुड डे टू ऑल ऑफ यू। मैं मनोज मिश्रा। आज मैं आप लोगों के लिए फ्री एसोसिएशन टेस्ट जो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में साइकोलॉजी प्रैक्टिकल के क्रम में एक प्रयोग के रूप में है। आज हम लोग उसके बारे में जानेंगे और उसको समझेंगे कि कैसे यह प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आपके सिलेबस में 3 टेस्ट हैं और 3 एक्सपेरिमेंट। तो इसमें से एक एक्सपेरिमेंट फ्री एसोसिएशन टेस्ट के नाम से है, मुक्त साहचर्य के नाम से है। उसके बारे में हम लोग देखेंगे और समझेंगे। तो आइए हम लोग अपना स्लाइड शो के माध्यम से इसे देखते हैं। सबसे पहले हम अगर बात करें फ्री एसोसिएशन टेस्ट, it is an experiment in psychological practical to study whether the memory action of a subject is controlled and directed by the primary law of association। यहाँ कहा जा रहा है कि किसी भी विषय का यादाश्त का जो प्रक्रिया है वह कैसे नियंत्रित होती है और कैसे निर्देशित होती है, और जो यह निर्देशित और नियंत्रित होने की प्रक्रिया है वह साहचर्य के नियमों के आधार पर। अगले बात होती है देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग इन मेमोरी एनी अदर एक्सपीरियंस प्रेजेंट्स। यहाँ यह इस बात की संभावना सबसे अधिक होती है कि यादाश्त का विकास वह उस क्रम में होता है कि जिसमें वह पहले से अनुभव प्राप्त किया होता है, अर्थात एनी अदर एक्सपीरियंस प्रेजेंट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेमोराइजेशन। एट लास्ट हम बात करते हैं दिस मेंटल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंटर रिलेशन बिटवीन एक्सपीरियंस एंड आइडियाज इन ए पर्सन इज कॉल्ड एसोसिएशन। और यह मानसिक प्रक्रिया जो एक दूसरे के विकास के साथ आगे बढ़ती है वह अनुभव और विचार की साहचर्यता पर निर्भर करता है। अर्थात अनुभव से जो विचार उत्पन्न होते हैं वह साहचर्य के नियमों के तहत प्रकट होते हैं और विकसित करते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं इसकी परिभाषा के बारे में। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश एंड इंग्लिश, एसोसिएशन इज ए फंक्शनल रिलेशनशिप between psychological phenomenon established in the course of individual experience and of such nature that the presence of one evokes the other, or the establishment of such relationship or the process whereby relationship। यहाँ इंग्लिश एंड इंग्लिश महोदय के अनुसार एसोसिएशन एक कार्यात्मक प्रक्रिया है जो कि एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के साथ जुड़कर आगे बढ़ती है, जिसमें इंडिविजुअल एक्सपीरियंस ऑफ सच नेचर दैट द प्रेजेंस वन इवोक्स, जो कि एक उत्पन्न मत के अनुसार आगे बढ़ता है उसका अनुभव, और वह अनुभव आगे जाके एक प्रॉपर रिलेशनशिप डेवलप करता है उसके विचारों से। तो इस प्रक्रिया को हम लोग समझते हैं कि अनुभव और विचारों का एक क्रम प्रैक्टिकल फिनोमेनन में आगे बढ़ता है। अब हम लोग बात करते हैं इसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के बारे में। थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में हमें जो बातें लिखनी है वो इसी क्रम में लिखनी है। जैसे शुरुआत में इसका अर्थ क्या है, हम उसकी मीनिंग के बारे में लिखे, समझे, जाने, और फिर उसके एक परिभाषा दिए, और यहाँ हम उसके क्रम में आगे लिखेंगे द लॉ ऑफ एसोसिएशन कैन बी डिवाइडेड इन 2 ग्रुप्स। पहला फर्स्ट ग्रुप इज प्राइमरी लॉ एंड सेकंड ग्रुप इज सेकेंडरी लॉ। द प्राइमरी लॉ इज इस्टेब्लिश्ड इन 3 ways। इसका जो प्राथमिक नियम है वह 3 तरह का होता है। पहला है कॉन्टिग्यूटी रिलेटिंग टाइम एंड स्पेस,
सिमिलरिटी एंड समीपता का नियम। तीसरा है कंट्रास्ट अर्थात विषमता का नियम। कॉन्टिगिटी से आशय यहाँ हम लोग समीपता से देखते हैं कि कैसे समय के अनुसार वह स्थान से रिलेशन देख के बात करता है। तो सबसे पहला है कॉन्टिगिटी, समीपता का नियम। दूसरा है सिमिलरिटी, कॉन्टिगिटी को हम लोग सिमिलरिटी का मतलब समानता का नियम और कंट्रास्ट का मतलब है विषमता का नियम। तो समीपता, समानता और विषमता, इन तीन प्राथमिक नियमों के अनुसार लॉ ऑफ एसोसिएशन आगे बढ़ता है। इसका दूसरा है सेकेंडरी लॉ ऑफ एसोसिएशन। तो सेकेंडरी लॉ ऑफ एसोसिएशन में 4 टाइप्स आते हैं लॉ के नियमों के। पहला है लॉ ऑफ प्राइमरी, फिर दूसरा है लॉ ऑफ रिसेंसी, तीसरा है लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी और फोर्थ है लॉ ऑफ विविडनेस। तो लॉ ऑफ प्राइमरी यह प्राथमिकता के नियम पर आधारित होता है, प्राथमिक विचारों पर आधारित होता है। दूसरा है लॉ ऑफ रिसेंसी, अर्थात वह कितना अंतरतन में सोच के वो बात बताता है। अगला है लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी, अर्थात वह कितनी बार उसका आवृत्ति में उपयोग करता है, कितनी बार उसको आवृत्ति में लेता है। और लॉ ऑफ विविडनेस, अर्थात वो अपने मेंटल मैप में जो कुछ बातें रखता है, यह उससे संबंधित नियम है कि वो अपने सूझ के आधार पर बात करता है। अब हम लोग इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे आते हैं। इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है वह निम्न रूपों में हम लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट, फ्री एसोसिएशन टेस्ट। सेकंड, हम ऑब्जेक्टिव लिखते हैं, इसके उद्देश्य लिखते हैं। ऑब्जेक्टिव में टू स्टडी ऑफ प्राइमरी लॉ ऑफ एसोसिएशन, हम इसके प्राथमिक नियमों के, साहचर्य के प्राथमिक नियमों को जानते हैं। टू आइडेंटिफाई इंटरनल कॉम्प्लेक्स ऑफ सब्जेक्ट, हम किसी विषय के आंतरिक ग्रंथियों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तीसरा है टू आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सनालिटी, हम सब विषय के व्यक्तित्व की विशेषताओं को जानने का प्रयास करते हैं। और अंत में चौथा उद्देश्य है टू आइडेंटिफाई द इफेक्टिव फैक्टर्स ऑफ एसोसिएशन, हम साहचर्य के नियमों के प्रभावी कारकों के बारे में परीक्षण करते हैं, उनकी पहचान करते हैं। नेक्स्ट है हम एक हेडिंग डालते हैं हाइपोथेसिस का। इसमें हम लोग एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। इन सब्जेक्ट रिस्पॉन्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ लॉ ऑफ कॉन्टिगिटी इज मोर देन लॉ ऑफ सिमिलरिटी, हम एक ये परिकल्पना करते हैं कि विषय के द्वारा जो उत्तर दिया जाता है उसमें समीपता के नियम का उपयोग समानता के नियम से अधिक होता है। इसमें 2 वेरिएबल हम लोग लेते हैं। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में वर्ड्स ऑफ स्टिमुलस होता है, जो प्रश्न हम शब्दों को पूछते हैं, और दूसरा है डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसमें हम लोग रिस्पॉन्सेस ऑफ वर्ड एंड रिएक्शन टाइम, क्या समय और कौन से उत्तर दिए जाते हैं, इनको देख के आगे बढ़ते हैं। अब डिस्क्रिप्शन ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में यहाँ हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। उसका नाम विषय का, उसकी उम्र, उसका जेंडर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और फिर अगली हेडिंग डालते हैं मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ की। तो इसको हम लोग नॉर्मल ही लिखते हैं, अर्थात सामान्य, मानसिक और शारीरिक स्थिति से वह स्वस्थ है। अगला हम लिखते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सपेरिमेंटर, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, उसका नाम, उसकी उम्र, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसकी शैक्षिक योग्यता, डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट, कौन सा डेट है एक्सपेरिमेंट का, और टाइम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, प्रयोग करने का समय क्या है, और प्लेस ऑफ एक्सपेरिमेंट, इसको हम लोग साइकोलॉजी लेबोरेटरी ही लिखते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें मटेरियल की। तो इसमें टेस्ट बुकलेट कंटेनिंग 100 वर्ड्स, इसमें हम लोग कैंट रोजनहाफ द्वारा निर्मित 100 प्रश्नों की सूची को देखते हैं। कैंट रोजनहाफ महोदय की इस बुकलेट को, इस प्रश्नों की सूची को ही मान्यता मिली है, और उसी के आधार पर यह फ्री एसोसिएशन टेस्ट जाना जाता है।
और इसके अलावा हम लोग स्टॉप वॉच रखते हैं, पेन, पेंसिल और इरेजर भी साथ में रखते हैं मटेरियल के साथ। अब हम लोग प्रिलिमिनरी प्रिपरेशन के रूप में आप एक हेडिंग डालेंगे और उसमें आप लोग लिखेंगे कि हम लोग प्राथमिक तैयारी करते हैं, जिसमें हम एक लाइटेड प्रॉपर लाइट हो ऐसे कमरे में प्रयोग को कंडक्ट करते हैं जहां वो हवादार हो। क्वेश्चन बुकलेट ऑफ पैड केप्ट रेडी, क्वेश्चन बुकलेट को हम तैयार रखते हैं। देयर इज नो आउटसाइडर इंटरफेरेंस ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, बाहरी लोगों का कोई उसमें इंटरफेरेंस नहीं होगा। सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ द सब्जेक्ट शुड बी कंफर्टेबल, विषय को बहुत आरामदायक स्थिति में हमें बैठाना चाहिए। अब हम विषय को इंस्ट्रक्शन देते हैं अपने प्रिपरेशन के बाद। इंस्ट्रक्शन में हम निर्देश देते हैं कुछ। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल सब्जेक्ट दिस इज एन एक्सपेरिमेंट टू चेक योर पर्सनैलिटी एंड मेंटल परसेप्शन। हम विषय से यह बात बता देते हैं केवल यह आपके व्यक्तित्व का और आपके मानसिक स्थिति की एक जांच है, एक प्रयोग है। फॉर दिस टेस्ट आई विल टेल यू वर्ड्स वन बाय वन एंड यू हैव टू रिस्पॉन्ड टूवर्ड ईच वर्ड दैट कम इन योर माइंड फ्रिक्वेंटली। हमें इंस्ट्रक्शन में ये भी देना है कि हम एक एक करके आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, आपको फ्रिक्वेंटली उसका उत्तर देना है, तुरंत देना है। मैक्सिमम रिटेंशन टाइम विल बी गिवन ओनली 2 सेकंड। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क बिफोर एक्सपेरिमेंट। अगर आपको कोई इससे संबंधित क्वेरी हो तो आप हमसे प्रयोग से पहले पूछ सकते हैं। आपको मैक्सिमम समय हम 2 सेकंड का मिलेगा जिसमें आपको प्रश्न का जवाब देना है। अब प्रोसीजर हम कैसे कंडक्ट करते हैं। टू सिट द सब्जेक्ट comfortably. After giving instruction, start the experiment. Tell the first word of the booklet. Note the response with introspection of the response with time. यहाँ टाइम भी आपको जोड़ लेना पड़ेगा। After getting all the responses, make the observation table of each last and calculate average time of each last. At last, plot the graph between the loss of answer and the number of responses. यहाँ हम क्या करते हैं, आफ्टर गेटिंग ऑल रिस्पॉन्सेज, 100 के 100 प्रश्नों के उत्तर जब हम गेन कर लेते हैं, उनके उत्तरों को लिख देते हैं। उत्तर को किसने क्या सोच के दिए इसको हम इंट्रोस्पेक्शन लिख लेते हैं, टाइमिंग और टाइमिंग भी लिख लेते हैं। तो हम एट लास्ट उसको रिस्पॉन्सेस को बांटते हैं, उसको हम क्या करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। इसको हम लोग एक्सपेरिमेंट में देखेंगे। और बांटकर और उसका तालिका बनाते हैं और उस तालिका के आधार पे हम ग्राफ को खींचते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ क्वेश्चन बुकलेट ऑफ प्री एसोसिएशन। यहाँ हम हियर यू हैव टू अटैच द आंसर्ड बुकलेट। यहाँ जो क्वेश्चन आंसर हुआ बुकलेट रहता है उसको आप अटैच करेंगे, चस्पा करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट इंट्रोस्पेक्शन रिपोर्ट का ये पेज लिखेंगे ऊपर हेडिंग, और नीचे यहाँ आप अटैच करेंगे अटैच द इंट्रोस्पेक्शन हैंड रिटन प्रॉपर पेपर बाय द सब्जेक्ट इन विच सब्जेक्ट हैव टू मेंशन अबाउट द फीलिंग्स ऑफ हिज हर दैट ही सी हैज फील ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। उसने क्या महसूस किया, इसका एक अंतः सूचना रिपोर्ट वो विषयी लिखेगा और अपनी बात में रखेगा, उसे आपको यहाँ अटैच करना है इस पेज पे। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल मेथड में आप क्रम से उन बातों को बताएंगे कैसे हम लोग इसे करते हैं। आइए हम इसके बारे में सीखते हैं। तो सबसे पहले ये केंट रोजनहाफ द्वारा निर्मित जो प्रश्नावली है उस पर सबसे ऊपर हमें इस रूप में स्थितियाँ दिखाई देंगी। तो प्लीज़ फिल द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। नेम ऑफ द सब्जेक्ट यहाँ हम लिखते हैं, उसकी उम्र, उसकी क्लास, डेट, प्लेस एंड टाइम लिखते हैं। स्कोरिंग टेबल इस रूप में होता है। सबसे पहला लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी, सिमिलैरिटी, कॉन्ट्रास्ट एंड पर्सनल। पर्सनल में इंडिविजुअलिटी हम लोग नियम लिखते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने दिए गए, परसेंटेज कितना रहा पूरे में, और रिएक्शन टाइम कितना रहा उसका टोटल। इसी को फुलफिल करने के लिए हम आगे एक्सपेरिमेंट में जो भी ऑब्जर्वेशन टेबल बनाते हैं उसकी प्रक्रिया करते हैं इसी कॉलम को फुलफिल भरने के लिए। तो इस रूप में यह होता है। इसका हिंदी में भी ये वर्जन है।
कि मुक्त साहचर्य सूची FAT, वर्ड लिस्ट मेथड हिंदी में, और समीपता का नियम, समानता का नियम, विषमता का, और व्यक्तिगत। आइए हम लोग इसके अंदर की बात देखते हैं। इसमें इस तरह के प्रश्न होते हैं, हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी ऐसे होता है। तो इंग्लिश वाला यहाँ दिखाई दे रहा है, अभी हिंदी का भी इसके बाद है। हम लोग स्टिमुलेटिंग वर्ड, रेस्पॉन्स वर्ड, रिएक्शन टाइम, इंटरनल इंफॉर्मेशन, और कौन सा ला के अनुसार इसमें उत्तर दिया है, इसको देखते हैं। जैसे इस तरह सबसे पहले क्रम संख्या है, जैसे उद्दीपक के रूप में जल है, इसका प्रतिक्रिया इस सब्जेक्ट ने दिया प्यास, और प्रक्रिया काल रहा 1 सेकंड, और अंतर सूचना में यह पूछा गया कि आपने क्या सोच के प्यास कहा, तो उसने कहा प्यास लगी थी इसलिए। तो यह समीपता का नियम लागू हुआ, अर्थात उसको पानी से प्यास को समीपता से जुड़ा है। इसी तरह चाकू का काटना से जवाब है, और 2 सेकंड इसमें समय दिया, सेब काटती है, यह व्यक्तिगत नियम दिया। सेब को खाया भी जा सकता है और काटा भी जाता है, तो कहने का मतलब यहाँ व्यक्तिगत नियम जो मन में आया वो दे दिया उसने। इस तरह से एक एक करके सारे प्रश्नों का आप प्रक्रिया से उत्तर लेंगे, उसका टाइमिंग नोट करेंगे, और उसका क्या सोच के उसने उत्तर दिया उस अंदर सूचना को लिखेंगे, और बाद में इस नियमों को आप कॉलम में भर देंगे। इस क्रम में हम पूरे 100 क्वेश्चन को करते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग इट, हम लोग आते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल पे। हम लोग क्या करते हैं, अब अलग अलग नियमों का हम लोग कॉलम बनाते हैं। तो सबसे पहले कितने क्वेश्चन का उत्तर उसने ला ऑफ कॉन्टिगिटी के आधार पे दिया है, तो वहाँ टोटल वर्ड कितने हैं इसको देखते हैं, उन टोटल वर्डों के उतने ही रिस्पॉन्स होंगे उसको लिखते हैं, और टोटल टाइम टेकन कितना इसमें लगा इस समीपता के नियम में। अब उसका एक एवरेज टाइम फिर हम निकालते हैं। एवरेज टाइम इक्वल टू टोटल टाइम टेकन अपॉन टोटल रिस्पॉन्सेज, जो रिस्पॉन्स दिया गया है इस टाइम टोटल टाइम टेकन में टोटल रिस्पॉन्स का भाग देके हम लोग एवरेज टाइम निकालते हैं। और यही एवरेज टाइम हमें आपको यहाँ औसत प्रक्रिया काल यहाँ लिखना होता है लास्ट में, ठीक है, ये जो दिया गया है एवरेज टाइम टेकन। तो इसी को फुलफिल हम करते हैं। इसी प्रकार हम टेबल 2 बनाते हैं। ये तो टेबल 1 रहा ला ऑफ कॉन्टिग्यूटी के लिए, इसी तरह ला ऑफ सिमिलैरिटी के लिए, ला ऑफ कंट्रास्ट के लिए, ला ऑफ इंडिविजुअलिटी के लिए हम टेबल बनाते हैं। ठीक, अंत में एक सामूहिक टेबल बनाते हैं। वो टेबल इस तरह का होता है, रिजल्ट टेबल, जिसे हम कहते हैं परिणाम सूची। इसमें सीरियल नंबर में हम चारों लिख देते हैं लार्ज, और उन लार्ज का नाम लिख देते हैं, और उनका एवरेज टाइम जो आता है ये एवरेज टाइम लिख देते हैं। अब हम लोग इसी टोटल रिस्पॉन्स और टाइम, इन दोनों को और नियमों का समय, ये दोनों आधार बना के हम क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। ला ऑफ कॉन्टिग्यूटी, ला ऑफ सिमिलरिटी, ला ऑफ कंट्रास्ट एंड ला ऑफ इंडिविजुअलिटी। और एक तरफ हम वाई एक्सिस पे 10 यूनिट्स लिखते हैं और एक्स एक्सिस पे 10 यूनिट रखते हैं। तो किन नियमों का रिस्पांस में कितना कितना भागीदारी दिया गया है ये देखते हैं। जैसा कि कॉलम से ही देखने से पता चलता है, ला ऑफ कॉन्टिग्यूटी इज मैक्सिमम एंड ला ऑफ इंडिविजुअलिटी इज मिनिमम। तो इस रूप में यह ग्राफ बन के आता है, इसे हम लोग बार डायग्राम कहते हैं। अब हम लोग डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिजल्ट करते हैं, अर्थात हम व्याख्या करते हैं उत्तर की। तो हियर वी हैव टू डिस्क्राइब एरिया वाइज रिजल्ट। एरिया वाइज का मतलब ला ऑफ कॉन्टिग्यूटी में कैसा रिजल्ट रहा, ला ऑफ सिमिलैरिटी में कितना उत्तर दिया, कितना रिजल्ट रहा, और उसका एवरेज टाइम का रहा, ला ऑफ कंट्रास्ट, ला ऑफ इंडिविजुअलिटी, सबके अलग अलग हेडिंग देके हम उनके परिणामों को लिखते हैं। और फिर कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि कंक्लूजन क्या है इसका। तो कंक्लूजन में हम कुछ बातें ऐसे लिखते हैं, फ्रॉम द एबव एक्सपेरिमेंट इट इज कंक्लूडेड, फ्रॉम द है ये, फॉर्म की जगह आप फ्रॉम समझिएगा। इट इज कंक्लूडेड दैट द सब्जेक्ट रिस्पॉन्सेज
all the 100 stimulus word very quickly. He don't take much time in any responded in any response. He responded so and so according to laws. Overall he associate all the section. इस प्रकार वह सभी सेक्शन को कवर करते हुए 100 के 100 प्रश्नों को का जवाब देता है और बहुत फ्रिक्वेंट जवाब देता है। इस कंक्लूजन के साथ फिर हम उसके रिजल्ट और कंक्लूजन में जोड़ते हुए स्टूडेंट के लिए उसके कभी कभी तो हम लोग उसके माता पिता के लिए भी देते हैं, टीचर्स के लिए भी देते हैं, बट हम यहाँ स्टूडेंट के बारे में एक सजेशन देते हैं। द स्टूडेंट कैपेबिलिटी विल इम्प्रूव द गेटिंग आंसर एज क्विकली। यहाँ हम लोग कहते हैं कि बहुत क्विकली, बहुत जल्दबाजी में वह अपने सभी जवाबों को देता है, जिससे कि वह अपने लर्निंग रिटेंशन में इम्प्रूव करता है, तेजी लाता है। टू सी द आंसर सब्जेक्ट शुड नॉट यूज सो मच नेगेटिव वर्ड इन द एसोसिएशन। ऐसा देखने में आता है कि वह ज़्यादा नेगेटिव वर्ड नहीं देता है, नेगेटिव जवाब नहीं देता है, कंट्रास्ट का जवाब नहीं देता, इसलिए ऐसा लगता है कि वह पॉजिटिव है और पॉजिटिव सोच के साथ उसको आगे बढ़ने के लिए हम सुझाव देते हैं। ही शुड नॉट जनरलाइज्ड द रिस्पॉन्ड। वह उत्तर देने में कभी सामान्य नहीं रहा, वह हमेशा हर चीज़ को विशेष समझ के काम किया, अर्थात उसके अंदर एक क्षमता ये दिख रही है विशेषीकृत होने की। लास्ट में हम बात करते हैं बाय दीज कैरेक्टरिस्टिक वी कैन सजेस्ट स्टूडेंट फॉर बेटर एजुकेशन। इन बातों को देखते हुए, उसके उत्तरों को देखते हुए हम उसको सुझाव देंगे, जिस स्तर पे वो समझ में आएगा हमारे, उस स्तर का सुझाव हम उसको देंगे अकॉर्डिंग टू यूज ऑफ लॉज। अंत में हम बात करते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशन का। तो वास्तव में इसका शैक्षिक निहितार्थ क्या है? तो बाय दिस टेस्ट वी कैन इम्प्रूव द डोमेन ऑफ लर्निंग। हम लर्निंग के नियमों को यहाँ उपयोग में लाते हैं। वी कैन इम्प्रूव वोकेबुलरी ऑफ द स्टूडेंट। यहाँ स्टूडेंट का जो शब्दकोश है वह बढ़ता है बहुत आसानी से। बाय दिस प्रोसेस वर्ड एंड रिलेशन ऑफ द वर्ड इज इंक्रीज। इस प्रकार की गतिविधि से शब्द और उसका संबंध अन्य शब्दों से यह विद्यार्थी के अंदर इंक्रीज होता है, अर्थात वह शब्दों के भेद को समझने लगता है और शब्दों के अनुसार अर्थ को समझते हुए अपना उत्तर देने और तर्क करने की तरफ उसकी सोच और महत्वाकांक्षा बढ़ती है। लास्ट में रेफरेंस भी हम लिख देते हैं, दो एक किताब जिनका हम उपयोग किए रहते हैं, जैसे साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट परख सिगमंड फ्रायड की किताब है इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑन साइको एनालिसिस, प्री साइको एनालिटिक पब्लिकेशन से है। अब्दुल्ला एचाई अब्दुल्ला की किताब है टीचिंग रीडिंग वोकैबुलरी फ्रॉम थियरी टू प्रैक्टिस फोरम। तो इस प्रकार कुछ रेफरेंसेस हम देते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि कैसे हमें इस प्री एसोसिएशन टेस्ट को कंप्लीट करना है और इस कंप्लीशन में हम लोग कैसे इसको देख के चलते हैं कि क्या इसका थ्योरी पार्ट है, उसमें क्या हमें लिखना है, क्या इसका प्रैक्टिकल पार्ट है, कैसे लिखना है, उस प्रैक्टिकल के कितने हेडिंग्स हैं, उनको क्रम से हम समझें। हेडिंग के बाद हम उनके एक्सपेरिमेंटल मेथड्स को देखते हुए, प्रोसीजर को देखते हुए सजेशन तक आते हैं। उत्तरों को फिर कंक्लूजन निकाल के हम सजेशन देते हैं और लास्ट में हम उसके कुछ एजुकेशनल इम्प्लीकेशन भी बताते हैं और एक रेफरेंस के रूप में हम जो किताबों को यूज किए रहते हैं उनको बाद में लिख देते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये एक्सपेरिमेंट फ्री एसोसिएशन टेस्ट का कंप्लीट होता है। थैंक यू।